चलिए, कल हम आप लोग को अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना अलग अलग स्थितियों में बताए थे, ठीक है। और गोलीय पृष्ठ में प्रकाश का परावर्तन जो आपका पार्ट 15 है, इसमें आपका क्लास नंबर कौन सा है? 3। आज तीसरा क्लास है। आज आप लोग को क्या बताएंगे? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए फटाफट बता दीजिए पहले हमको कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी रहती थी तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता था? हाँ, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा और कहाँ? फोकस तल में बनता था। कहाँ बनता था? फोकस तल में बनता था, ठीक है। इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा में बोल सकता है कि किरण आरेख बना करके समझाइए। किरण आरेख आप बना देंगे और जैसे जैसे बनाएंगे उसी को आप लिख देंगे, ठीक है। चलिए, आज आपको हम बताने जा रहे हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमेज। प्रतिबिंब का बनना, ये हम किरण आरेखों की सहायता से सीखेंगे। इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? इमेज यानी प्रतिबिंब, फॉर्मेशन यानी प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाई कौन सा मिरर? उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। बस यही अंतर है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में कि आप इसी चीज को इंग्लिश में लिख देंगे। इंग्लिश में लिख करके जो हम आपको समझा रहे हैं हिंदी में, यही इंग्लिश में समझाया जाएगा। वो भी किसी बहुत हाई फाई वाला सीबीएसई स्कूल रहेगा वहां। बाकी क्षेत्रीय जितने भी स्कूल खुले हुए हैं वहां आमतौर पर ऐसे टीचर हिंदी में ही समझा देते हैं और फिर उसको आप इंग्लिश में जाके बच्चे रट्टा मार लेते हैं, ठीक है। तो वो भी कई लोग वो भी नहीं ठीक से समझा पाते हैं। तो कम से कम आप ये देख लीजिए कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर, आप कैसे देखेंगे। चलिए, तो इसके लिए केवल 2 स्थितियां बनती है। अवतल दर्पण में कितनी स्थितियां थी? 6 स्थितियां थी ना, लेकिन उत्तल दर्पण में कितनी स्थितियां बनेंगी? केवल 2। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरा, जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच हो, अरे दर्पण के ध्रुव के बीच हो। उत्तल दर्पण तो ऐसे बनता है ना, तो इसका जो दबा हुआ पृष्ठ रहता है वो कलई किया हुआ रहता है और जो उभरा हुआ पृष्ठ रहता है वो परावर्तक पृष्ठ रहता है। तो हम क्या खींच देते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पे क्या बना दिए हम? दर्पण का ध्रुव यानी पोल ऑफ मिरर। फोकस कहाँ रहेगा इसका? इधर रहेगा और वक्रता केंद्र यहाँ रहेगा, ठीक है। तो चलिए, और वस्तु इसका कहाँ रखी गई है? अनंत पर। वस्तु कहाँ रखी गई है? वस्तु रखी गई है अनंत पर। मान लीजिए ये आपका कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ से जब वस्तु अनंत पर रहती थी तो प्रकाश किरणें कैसे आती थी? समांतर आती थी। कैसे आती थी? समांतर। मान लीजिए कि ये समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जो है, 2 समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती हुई प्रतीत होती हैं? मुख्य फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होती हैं। कहां से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। समझ गए? जब वस्तु अनंत पर हो, किस केस में? उत्तल दर्पण के केस में स्थिति क्या थी? स्थिति क्या थी बेटा? वस्तु कहाँ हो? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु के शीर्ष से 2 प्रकाश किरणें समांतर चलती हैं जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। दोनों कहां प्रतिच्छेद किया? मुख्य फोकस पर। यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा? मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? अच्छा, प्रतिबिंब कितना बड़ा दिख रहा है? बहुत छोटा दिख रहा है क्योंकि इसका प्रतिच्छेदन बिंदु कहां है? मुख्य फोकस के बिल्कुल पास में है, तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बन रहा है। अच्छा, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है? आभासी, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। और सीधा बन रहा है कि उल्टा? सीधा, ऊपर की तरफ है ना। आभासी सीधा, और वस्तु से बड़ा है कि छोटा? छोटा है कि अत्यंत छोटा? अत्यंत छोटा। आभासी सीधा, वस्तु से अत्यंत छोटा, ठीक है। और कहां बना है? मुख्य फोकस पर, ठीक है। चलिए, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बेटा कैसा बना? प्रतिबिंब कैसा बना? पहला तो आभासी बना क्योंकि दर्पण के पीछे है, फिर सीधा बना, मुख्य अक्ष के ऊपर है, फिर वस्तु से अत्यंत छोटा। बहुत बढ़िया बेटा, वस्तु से अत्यंत छोटा। और कहां बना बेटा? मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर। कहां बना? मुख्य फोकस पर। तो देखिए, उत्तल दर्पण की स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी बना। पहला तो अनंत पर और दूसरा अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में। केवल 2 स्थितियों के लिए उत्तल दर्पण में हम वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति का अध्ययन करेंगे, ठीक है। दूसरी स्थिति, ये समझ गए ना? जब भी हम कहेंगे, बताइए बेटा, उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी सीधा, वस्तु से छोटा, मुख्य फोकस पर, ठीक। अरे माना सब भैया जमाई आ रही, जाओ मुंह धो कराओ। और दूसरी स्थिति क्या थी? अनंत व ध्रुव के बीच में। अनंत व ध्रुव के
बीच में। वेरी गुड। चलिए हम पहले क्या बना लिए मानस? हाँ हाँ हाँ, उत्तल दर्पण। बुद्धि काम नहीं कर रही तुम्हारी। फिर इसका क्या बना लिए? ध्रुव। क्या बना लिया? ध्रुव। फिर क्या है? फोकस। वेरी गुड, बुद्धि खुल गई। क्या है? वक्रता केंद्र। वाह भाई वाह। वस्तु कहाँ रख देंगे हम? अनंत व ध्रुव के बीच में। मान लो इधर अनंत की स्थिति है, तो ये वस्तु कहाँ रखा गया? ये भी वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच में रखा गया। तो पहली किरण कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। पहली किरण कहाँ जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। चलिए मुख्य अक्ष के समांतर भेज दीजिए इसको। परावर्तन के पश्चात कहां से जाती हुई प्रतीत होगी? मुख्य फोकस से होकर जाती हुई जाएगी कि जाती हुई प्रतीत होगी? जाती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि दर्पण कौन सा है? उत्तल। यहां जाती हुई प्रतीत होगी। अच्छा, दूसरी जो किरण है वो वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है। वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, और ये उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। बताया था ना नियम प्रतिबिंब बनने का? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस चली जाती हैं। अब इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ है? यहाँ है। ये पॉइंट क्या है? बी डैश। इससे मुख्य अक्ष पर लंब डाल दो तो क्या मिल गया? ए डैश। तो प्रतिबिंब क्या बन गया? ए डैश बी डैश। अच्छा, ये प्रतिबिंब कैसा है? छोटा है, वस्तु से छोटा है। और कैसा है? आभासी है, दर्पण के पीछे है। सीधा है कि उल्टा है? सीधा है, वस्तु से छोटा है, आभासी है। कहाँ बना है? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। बहुत बढ़िया। प्रतिबिंब कैसा बना? आवाज नहीं सोलू। प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। और अच्छा, ये हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपको लिखने का तरीका आए। आप ऐसे ही एग्जाम में लिखिए फोकस के बीच में, ठीक है? एग्जाम में अगर आपके पास समय है तो अच्छे से बना दीजिए कि हमने उत्तल दर्पण बनाया जिसके ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र को इंगित किया। उसके बाद वस्तु को अनंत व ध्रुव के बीच में वस्तु ए बी रखा। वस्तु के शीर्ष, ये देखिए लिखने का तरीका है जैसे हम बोल रहे हैं ना, ऐसे ही कॉपी में आपको बस छाप देना है कि दर्पण के ध्रुव अनंत के बीच में वस्तु ए बी रखा। वस्तु ए बी के शीर्ष बी से चलने वाली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तथा दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है वह बी डैश पर प्रतिच्छेद करेगी पहले वाली किरण को, जहां प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा। किरण आरेख से, मतलब ये पूरा जो निकाय बन गया किरण आरेख, किरण आरेख से यह स्पष्ट है कि वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के पीछे है, इसलिए क्या होगा? आभासी होगा, सीधा है, वस्तु से छोटा है, वह ध्रुव, दर्पण के ध्रुव मुख्य फोकस के बीच में बना है। इतना ही लिख देंगे, आराम से 4-5 नंबर पा जाएंगे। कितना आसान है, कितना आसान है। अच्छा बताइए, उत्तल दर्पण के लिए दो स्थितियां थी। पहला अनंत पर वस्तु रखी गई, दूसरा अनंत व ध्रुव के बीच में रखी गई। दोनों ही स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी बना, सीधा बना, वस्तु से छोटा बना। और पहली स्थिति में कहां बना था? फोकस पे बना था। दूसरी स्थिति में ध्रुव व फोकस के बीच बना था। अगर इसकी स्थिति को हटा दिया जाए तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बना था? आभासी बना, सीधा बना, वस्तु से छोटा बना। इसका मतलब उत्तल दर्पण के सम्मुख वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए, ध्यान से सुनिएगा, उत्तल दर्पण के सम्मुख वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए वस्तु कहीं भी रखी हो, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि उत्तल दर्पण के सम्मुख वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा लिखा रहे वही वाला टिक करिएगा। किसी में लिखा रहेगा आभासी उल्टा वस्तु छोटा, किसी में लिखा रहेगा आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, किसी में लिखा रहेगा वास्तविक सीधा वस्तु से छोटा। तो आप कौन सा चयन करेंगे? आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। समझ गए? ये याद कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाइए आप उत्तल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग बताए थे ना, अवतल दर्पण का कोई एक उपयोग बताओ। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के शीशे में किया जाता है। कैसा दर्पण? जिसका परावर्तक पृष्ठ बड़ा हो, फोकस दूरी बड़ी हो। और छोटे अवतल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? आंख, कान, नाक, गले के परीक्षण में डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। कम से कम दूर हो तो जानते रहो, ठीक है? और सर्च लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है, रेलवे के इंजन में प्रयोग किया जाता है, समुद्र में चलने वाली स्टीमर में इसका प्रयोग किया जाता है, जो बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं। यानी जब दूर की चीजों को पिन पॉइंट देखना हो तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो पिन पॉइंट चीजों को देखना हो तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा? और अब आइए उत्तल दर्पण का प्रयोग। इसका प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग भूलिएगा मत।
ये जो आपको हम बता रहे हैं ये चीजें बाद में बहुत भूलती हैं, बहुत सब कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए अभी आपको बता दे रहे हैं कि जहां भी आपको ऐसा लगे कि चीजों को कम दूरी में ध्यान से देखना है, कम दूरी में ध्यान से देखना है, तो कौन सा दर्पण रहेगा? अवतल दर्पण। जब देखेंगे कि चीजों को ज्यादा दूरी में बड़ा बड़ा देखना है, ठीक है, सीधा सीधा देखना है, तो कौन सा दर्पण रहेगा? उत्तल दर्पण रहेगा। जब चीजों को फैल करके देखना रहता है, अपसारी प्रकृति में देखना रहता है, तो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। जब चीजों को अभिसारी प्रकृति में प्रकाश किरण पुंजें कैसे होंगी? संकुचित होंगी और ध्यान से उन चीजों को स्पष्टता से देखेंगे कम दूरी में, तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। देखिए जब स्टीमर चलता है समुद्र में तो उसको एकदम ध्यान से दिखाया जाता है कि स्टीमर के सामने कोई वस्तु है कि नहीं, दूर तक 4-6 किलोमीटर दूर तक एकदम साफ साफ दिखना चाहिए। ट्रेन रात को तेज से चल रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 100-110 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको चाहिए ना कि दूर की चीजें 2-4 किलोमीटर दूरी साफ साफ दिखे। क्या पता जो है 500 मीटर पे कोई जो है पटरी टूटी हुई हो, सामने कोई हाथी खड़ा हो, तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो किसका प्रयोग किया जाता है स्टीमर में? सर्च लाइट में। सर्च लाइट जैसे टार्च जलाते हैं तो दूर तक चीजों को देखा जाता है ना कि कोई दूर कोई जंगली जानवर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस दर्पण का प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण का। लेकिन जब बड़ी चीजों को देखने के लिए फैलाकर देखने, जैसे जब हम गाड़ी चलाते हैं, मोटर कार, जैसे मोटर कार चलाते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर चलाते हैं, मोटरसाइकिल, तो बगल में जो कांच लगा रहता है वो पीछे की चीजों को बड़ा करके दिखाता है, फैला करके पूरे रोड पे पीछे से कौन कौन आ रहा है। सोचिए इतना बड़ा सा दर्पण है लेकिन पीछे पूरा रोड दिखा देगा हमको कि कौन कौन आ रहा है, दाहिने बाएं, सीधा आ रहा है, उल्टा आ रहा है। ठीक है, तो जहां भी मोटर कारों के शीशे में और मोटरसाइकिल के शीशे में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे की वस्तुओं को साफ साफ देखने के लिए किया जाता है। अच्छा देखिए, जब बाजारों में या गलियों में जो लैंप लगा रहता है, जो लैंप बड़ा बड़ा जिसका प्रकाश फैला रहता है दूर तक, लगा है ना, बाजार में लगा है, पराउन बाजार में चौराहे जो लगा है, उसका प्रकाश को दूर तक फैला रहता है ना, तो जो दूर तक फैलने के लिए उसमें जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है परावर्तक पृष्ठ के रूप में, वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण, क्योंकि वो प्रकाश को फैला देता है, फैल करके चीजें दिखाई जाती हैं। प्रकाश किरण पुंजें क्या होती हैं? अपसारित हो जाती हैं। भौतिकी की भाषा में क्या हो जाती हैं? अपसारित हो जाती हैं। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग, पहला प्रयोग मोटर कार मोटरसाइकिल के दर्पण में पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए। दूसरा, गलियों या बाजारों में लगे लैंपों के परावर्तक पृष्ठ में इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का 2 प्रयोग समझ गए, लिख लेंगे। चलिए, उत्तल दर्पण के सम्मुख प्रतिबिंब का बनना आज सीख लिया आप लोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग सीख लिए। अब आज आप लोग मेन चीज सीखना चालू करिए, डेरिवेशन से रिलेटेड। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण द्वारा किसके लिए? परावर्तन के लिए, परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। परिपाटी यानी नियम, कि क्या नियम होते हैं? साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाई, गोलीय दर्पण को क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है बेटा, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। अच्छा, हम इसमें ये देखेंगे कि गोलीय दर्पण के सम्मुख जब किसी वस्तु को रखा जाता था तो उसका क्या बनता था? वस्तु की अलग अलग स्थितियों में उसका क्या बनता था? प्रतिबिंब बनता था। तो हम इसमें ये देखेंगे कि दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी है वो हम कैसे लेंगे? धन लेंगे कि ऋण लेंगे? वस्तु की दूरी को धन मानेंगे कि ऋण मानेंगे? वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर कैसा हो, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, नीचे कैसा होगा? समझ गए? तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन में दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी आदि को व्यक्त करने के लिए एक निश्चित चिन्ह परिपाटी होती है। ठीक है, पहला क्या नियम है? पहला नियम है समस्त दूरियां, जितनी भी दूरियां आप नापेंगे वे दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापेंगे। दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ। दर्पण का मान लीजिए हम अवतल दर्पण के लिए आपको बता रहे हैं, अवतल दर्पण से, ये आपका अवतल दर्पण हो गया और ये कौन सा हो गया आपका? उत्तल दर्पण। चलिए दोनों के लिए देख लीजिए, ये आपका कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। ये क्या हो गया आपका? मुख्य अक्ष, दर्पण का ध्रुव, फोकस, वक्रता, केंद्र। चलिए इसके लिए आ जाइए, दर्पण का ध्रुव, फोकस, वक्रता, केंद्र। अच्छा, पहला नियम ये कहता है कि चिन्ह परिपाटी का पहला नियम, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। इसका मतलब यहां से चाहे इधर जाओ चाहे यहां से इधर जाओ, दर्पण के ध्रुव से ही सभी दूरियों को नापोगे। ठीक है, सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से ही नापोगे। ठीक है, पहला नियम क्लियर हो गया? हाँ, दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ और दर्पण के ध्रुव से दाईं तरफ, 2 दिशाएं हैं ना, दर्पण के ध्रुव से दाईं तरफ नापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती हैं।
यानी आपतित किरण की दिशा में। अच्छा, इसके पहले एक नियम और था, आपतित किरण हमेशा बाईं तरफ से ही आती है। किधर से आती है? हाँ, प्रकाश की किरण हमेशा बाईं तरफ से ही दर्पण पर आपतित होती है। उत्तल दर्पण के भी मामले में इधर से ही आ रही थी और अवतल दर्पण के भी मामले में इधर से ही आ रही थी। तो पहला नियम आपको क्या बनाए? समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं, पहला नियम। दूसरा नियम क्या बताया आपको? दर्पण के ध्रुव से जो जो प्रकाश की किरण होती है हमेशा दर्पण पर किस ओर से आपतित होती है? बाईं तरफ से, कभी भी दाईं तरफ से ऐसे नहीं आएगी। ठीक है, कभी भी दाईं तरफ से नहीं आएगी। प्रकाश किरणें दर्पण पर हमेशा बाईं तरफ से आपतित होती हैं। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। मुख्य दर्पण के ध्रुव से दाईं तरफ यानी आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक तथा दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ यानी परावर्तित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। मतलब अगर कोई दूरी इधर ले लेंगे तो उसको प्लस मान लेंगे, जब कोई दूरी इधर ले लेंगे तो उसको माइनस मान लेंगे। अच्छा, उसके बाद चलिए ये मान लीजिए ई हमारा वस्तु है, ठीक है, ये हमारा वस्तु है और ये हमारा प्रतिबिंब है। ये वस्तु ए बी हो गया, ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हो गया। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ नापी गई दूरियां धनात्मक तथा नीचे की तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर प्रतिबिंब उल्टा बना है, अगर प्रतिबिंब उल्टा बना है तो उसकी लंबाई क्या लेंगे? माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे? माइनस लेंगे। अगर प्रतिबिंब सीधा बना है यानी आभासी बना है तो उसकी लंबाई प्लस लेंगे। अच्छा, अगर बताओ वस्तु यहां रखी गई है, वस्तु यहां रखी गई है तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी धन होगी कि ऋण होगी? ऋण होगी, बाईं तरफ है ना। अच्छा, जब वस्तु यहां रखी गई है तो धन होगी क्योंकि दर्पण के ध्रुव से दाईं तरफ है। अच्छा, जब प्रतिबिंब ऊपर बन गया तो प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक, जब प्रतिबिंब नीचे बन गया तो प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक। समझ गए? अच्छा, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कौन सी दूरी कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं ना। अच्छा बताइए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक? हम कौन सा पूछ रहे हैं? उत्तल दर्पण का पूछ रहे हैं। मेरी बात को सुनिए, चिन्ह दिखाए आ रहे हैं लेकिन पूछ कौन सा रहे हैं? उत्तल दर्पण। यानी आपका मेरी आवाज पे ध्यान नहीं है कि हम क्या पूछ रहे हैं। तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी किधर होगी? इधर होगी ना, तो क्या होगी? धनात्मक, ध्रुव से दाहिनी तरफ है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। अच्छा, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र से लेके दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं ना, ये दूरी वक्रता त्रिज्या। अच्छा बताइए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक है कि ऋणात्मक? ऋणात्मक, क्योंकि दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक ऋणात्मक? धनात्मक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब परावर्तन के लिए जो चिन्ह की परिपाटी आपको हम बताए हैं, पांचों आपको याद रहेंगी ना। पहला, प्रकाश की किरणें दर्पण पर हमेशा बाईं तरफ से आपतित होती हैं। ठीक है, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। ठीक, और दर्पण के ध्रुव से दाहिनी तरफ नापी गई दूरियां धनात्मक तथा बाईं तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक। मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ नापी गई दूरियां धनात्मक, नीचे की तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक। अच्छा, याद करना है इसको? याद नहीं करना है, ये तो सब देख करके बता लेंगे आपको। हम बोल दें अगर चिन्ह परिपाटी का पांचों नियम बताओ परावर्तन के लिए, तो आप देख करके बता देंगे कि पहला तो हम ये जानते हैं कि प्रकाश किरणें हमेशा बाईं तरफ से दर्पण पर आपतित होती हैं। दूसरा हम क्या जानते हैं? समस्त दूरियां दर्पण दूसरे मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। तीसरा, वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक। दर्पण के ध्रुव से दाहिनी तरफ नापी गई दूरियां धनात्मक, बाईं तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक। ठीक है, ये लिख लेंगे ना आप लोग। हमको लगता है क्लास में याद हो जा रहा है, याद हो जा रहा है ना। इसको जा करके एक बार खाली आप पढ़ लेंगे घर पे, आपको कभी नहीं भूलेगा। अच्छा, अब बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी? उत्तल दर्पण के लिए वास्तविक प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होगी ऋणात्मक होगी? उत्तल दर्पण के लिए वास्तविक प्रतिबिंब कभी बनता है? बनता ही नहीं है। मतलब आप कहेंगे कि सवाल ही नहीं उठता। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कभी वास्तविक बनता ही नहीं है। ये न तो धनात्मक होगा तो ऋणात्मक होगा, क्योंकि जब प्रतिबिंब नहीं बनता तो धन ऋण कहां से होगा जी? दिमाग लगाइए, इसीलिए तो आपसे हम पूछे। अच्छा, उत्तल दर्पण के लिए आभासी प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगी ऋणात्मक? जहां आभासी आ गया वो तो हमेशा धनात्मक होगा, क्योंकि वो दर्पण के पीछे ही रहेगा, दाहिनी तरफ ही रहेगा ध्रुव के। समझ गए ना। चलिए और बताइए आप, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होगी ऋणात्मक? उत्तल दर्पण के लिए वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता ही नहीं है तो वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई कहां से आ गई? उत्तल दर्पण के लिए तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही बनता है ना। तो उत्तल दर्पण के लिए जब हम पूछेंगे, बताइए, कोई फंसा के पूछ सकता है कि बताइए बेटा, उत्तल दर्पण के सामने कोई वास्तविक प्रतिबिंब बना है तो उसकी लंबाई आप धन लेंगे कि ऋण लेंगे? तो आप सोचेंगे क्या होगा, क्या स्थिति बनेगी? अरे आपने मन में लाइए ना कि उत्तल दर्पण के सम्मुख वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता था? आभासी बनता था, सीधा बनता था, वस्तु से छोटा बनता था। हम आपको बार बार बताया ना। चलिए इसके बाद आप लीजिए
गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी आप समझ गए। अब आप सीख लीजिए गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी r में संबंध। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अच्छा वक्रता त्रिज्या की परिभाषा कोई बताएगा? वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में, मार खाओगे सोलू तुम इस बार अगर हमको बोलना पड़ा तो। फोकस दूरी f में संबंध, ठीक है। वक्रता त्रिज्या दर्पण के ध्रुव से दर्पण के केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। या गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। और चलिए आप ये मान लीजिए यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, ये कंडीशन याद रखिएगा, यदि दर्पण का द्वारक क्या हो? छोटा हो। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोली दर्पण की फोकस दूरी f उसकी वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो गोली दर्पण की फोकस दूरी f उसकी वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। r किसे कहते थे बेटा? दर्पण बना था, ये वक्रता केंद्र था, ये मुख्य फोकस था, ये दूरी f है और ये दूरी r है। समझ गए? यदि दर्पण का द्वारक, ये मान लीजिए m1 m2 दर्पण का क्या है? द्वारक है। तो यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो गोली दर्पण की फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। समझ गए? अब इसके बाद अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए परीक्षा में आपको ये पूछ सकता है कि अवतल दर्पण के लिए उसकी फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है, या सिद्ध करो। ठीक है, सिद्ध करो यानी आपको इसको सिद्ध करके दिखाना होगा कि वास्तव में फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। क्या देगा? उत्तल दर्पण के लिए सिद्ध करिए कि उसकी फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आप कैसे सिद्ध करेंगे? इसी को कहते हैं डेरिवेशन। अब देखिए फिजिक्स में यहाँ से आपका डेरिवेशन का सिलसिला चालू हो गया, ठीक है। और इसमें फुल नंबर मिलते हैं अगर आपने सिद्ध। मजे की बात इसमें यह है कि सिद्ध करने में लास्ट में उनको पता रहता है क्या लाना है। अगर वही ला दिए तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये सवाल हमारी सही है। न्यूमेरिकल में तो पता ही नहीं रहता कि 4 आया है कि 6 आएगा, पूरा का पूरा सवाल गलत जाएगा, नंबर खत्म हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान किस पे देखिए? सिद्ध करने वाले सवाल पे। सिद्ध करने वाले सवाल सबसे ज्यादा नंबर देके जाते हैं, पूरे के पूरे नंबर, ठीक है। तो उत्तल दर्पण के लिए अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है, इस कथन को सिद्ध करिए, ठीक है। तो सबसे पहले, उसके पहले हम आपको गणित के 3 टर्म से परिचित कराना चाहते हैं। पता नहीं 9 में आप लोग पढ़े हैं कि नहीं। शीर्षाभिमुख कोण का नाम सुने हैं? और एकांतर कोण का, संगत कोण का बता सकते हैं क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्ष है, शीर्ष के अभिमुख, ये दोनों आमने सामने के कोण एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ये रेखा, एक रेखा आपका CF है, दूसरी रेखा क्या है? AD है या DA है। ये कहां प्रतिच्छेद की? B पर प्रतिच्छेद की। तो ये दोनों तिर्यक रेखाएं हैं, कोण ABC बराबर कोण DBF। ये प्रमेय आपको 9 में पढ़ाया जाना चाहिए था। अगर नहीं पढ़ाया गया होगा तो ये जान लीजिए कि कहीं भी अगर दो तिर्यक रेखाएं हैं तो उनके शीर्ष के आमने सामने के कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। हमेशा ये स्थिति रहेगी ही रहेगी। जैसे आप 2 दूना 4 होता है, जानते हैं ना? पूछते हैं काहे को 2 दूना 4 होता है, तो 2 दूना 8 काहे नहीं होता? नहीं होता है तो होता है, ठीक है। इसी तरीके से जान लीजिए कि ये 9 में आपको सिद्ध कराना सिखाना चाहिए था। अगर नहीं सीखे हैं तो बस ये जान लीजिए कि जो दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके आमने सामने के कोण या शीर्ष के अभिमुख के कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। समझ गया ना? उसके बाद देखिए दूसरा प्रमेय सुनिए। जब दो समांतर रेखाओं को, समांतर रेखाएं कौन सी हैं? AB और CD। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा PQ प्रतिच्छेद करती है, एक तिर्यक रेखा PQ प्रतिच्छेद करती है, तो किस किस बिंदु प्रतिच्छेद करती है? रेखा AB को मान लो T पर प्रतिच्छेद किया और रेखा CD को L पर प्रतिच्छेद किया, T पर और L पर, तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण मतलब एक का अंतर, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल एक का अंतर,
ये कोण, इसके बाद इस एक को छोड़ के ये कोण, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एकांतर है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एकांतर। यानी कोण को कैसे लिखते हैं, ए टी एल या ए टी क्यू भी लिख सकते हैं। देखिए जिस कोण को दिखाना हो वो बीच में रहता है, मालूम है कि नहीं मालूम है। तो कोण ए टी एल भी लिख सकते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं, बराबर कोण पी एल डी या टी एल डी भी लिख सकते हैं, पी एल डी। एल को बीच में क्यों लिखे, क्योंकि एल का ही कोण हमको दिखाना था। ये दोनों कैसे कोण एक दूसरे के, एकांतर कोण है। अच्छा, और कोई एकांतर कोण आपको दिख रहा है, ये वाला इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये वाला कोण मतलब सी एल टी, क्या है, कोण सी एल टी बराबर कोण एल टी बी, कोण एल टी बी। ये दोनों भी क्या है एक दूसरे के, एकांतर, अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, समझ गए। पहला शीर्षाभिमुख कोण, दूसरा एकांतर कोण, तीसरा संगत कोण। तीसरा कौन सा कोण, संगत कोण। ठीक है बेटा, देखिए संगत कोण क्या है, जब दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी को एक तिर्यक रेखा पी क्यू प्रतिच्छेद करती है तो उनके संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। किस बिंदु पर प्रतिच्छेद की, मान लो यम पर और एन पर प्रतिच्छेद की। तो संगत कोण कौन किसके संगत है, इसके संगत ये है, ठीक है बेटा, और इसके संगत ये है। संगत मतलब करस्पॉन्डिंग, संगत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा ये भी जानिए, जब भी किसी सीधी रेखा को एक तिरछी रेखा काटती है, ऊपर सीधी रेखा पर हमेशा कोण कितने का बनेगा, 180 का। एक सीधी रेखा पर हमेशा कोण कितने का बनेगा, 180 का। अगर कोई सीधी रेखा को तिरछी रेखा काट रही है, इस कोण का मान हम आपको बता दिए 120, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीधी रेखा पर हमेशा कितने का कोण बनता है, 180 का बनता है। तो अच्छा, अब यहाँ पे आप डिनोट करिए, क्यों इसका नाम क्या है, करस्पॉन्डिंग है डी। हाँ ठीक, अब बताइए कौन कौन सा कोण, कोण डी एम बी, कोण डी एम बी बराबर कौन सा कोण होगा, डी एन डी। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यही ना बताए। और दूसरा कौन सा है, डी एम ए, कोण डी एम ए बराबर कोण डी एन सी, कोण डी एन सी। अच्छा, और दो संगत कोण आपको दिख रहे हैं कहीं पे, देखिए ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। समझे कि नहीं समझे, देखिए बी एम एन, बी एम एन बराबर कोण यम एन डी, यम एन डी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ रहा ना। फिर देखिए इधर ए एम एन, कोण ए एम एन बराबर कोण ए एम एन किसके बराबर होगा, इस लाइन को छोड़ के इधर आ जाइए, सी एन क्यू, सी एन क्यू। इसको उतार लीजिए, उतार करके इसको घर पे जाके समझ लीजिएगा, यही दोनों आपको आएगा तीनों, तभी आप अगला डेरिवेशन समझ पाएंगे। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ठीक है बेटा, चलिए शीर्षाभिमुख कोण, जब जो तिर्यक रेखाएं एडी और सीएफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर शीर्ष के अभिमुख के कोण यानी आमने सामने के कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। कोण सी बी ए कोण डी बी एफ के बराबर होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा ये लाइन अगर आप लोग पढ़े होते मैथ में तो ये बताया गया होता कि जब दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी को एक तिर्यक रेखा पी क्यू प्रतिच्छेद करती है, किस बिंदु पर, टी और एल पर। अच्छा देखिए, रटना कुछ नहीं है, दिमाग में हमारे ये फिगर है, बस इसी को देख के हम बोल रहे हैं आपको, और अपने मन से कुछ पी क्यू एल टी एन सी कुछ भी लिख दो, और जो लिखो बस वही बता दो। ठीक है, तो एकांतर कोण कौन कौन से कोण होंगे, पहले तो देखिए ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, एक का अंतर, अल्टरनेट। ठीक है, फिर संगत कोण यानी इसके संगत कौन है, ऊपर वाला, इसके संगत कौन है, इस लाइन के ऊपर वाला। अब अंदर आ जाएंगे, अंदर वाला इसके संगत, ये इसके संगत, ये कभी भी ये भूल मत करना कि अंदर अंदर वाला एक दूसरे के बराबर कर दे। ठीक है, हमेशा एक अंदर का एक बाहर का, एक अंदर का एक बाहर का, तभी। और ये भी मत करना एक अंदर का बाहर वाले के इस बगल वाले में कर दे, जिस साइड रहेगा उसी साइड वाले के संगत होगा। समझ में आ गया, ये उतार लीजिए। ठीक है, चलिए मिटा दें, कभी रुकें, चलिए ठीक। तो चलिए आपका क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम आपको डेरिवेशन बताएंगे उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है।